चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से सेशन जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अभी नए जुड़े हैं क्लास में, इंडियन पॉलिटी को आज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो लोग सब ये समझ लेना कि हमारा टॉपिक इसमें चलने वाला क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स वाइज अगर बताऊं तो हम लोग आज से यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में जो पार्ट छूटा हुआ था उसी को वापस जो है कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे सच एज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो टोटल आप जानते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, बताते रहिए। 22 भाग है ना टोटल भारत के संविधान के भीतर। तो इन 22 भागों में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है भाग 1 के बारे में। ठीक है, भाग 1, और भाग 1 का जो हेडिंग लाइन है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या कहा मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है, 22 भाग हैं, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हिंदी में अगर बात करें तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, या इन्हीं को आप लोग भू क्षेत्र लिख सकते हैं, राइट। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, संघ या उसके भू क्षेत्रों की बात की गई है अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब ये कौन से भाग से, कौन से आर्टिकल से लेकर कहां तक चलते हैं, तो इसमें याद रखना कि ये है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 5 के बीच में यदि हम लोग बात करें तो भारत में जो है राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है कि संघ कौन से, 4 तक, 5 नहीं 4, क्योंकि 5 में स्टार्ट क्या हो जाएगा, 5 में स्टार्ट हो जाएगा आपका दैट इज सिटीजनशिप। तो 5 से और 11 जब पढ़ोगे तो भाग 2 में आएगा, फिर 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में आएगा, फिर जो है 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आएगा, फिर 51 क में जो है वो आएगा भाग 4 का, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, जो सबसे लेंथीएस्ट में से एक है, तो आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 तक वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जहां हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव एज वेल एज क्या पढ़ना है, दैट इज लेजिस्लेचर। तो वो हम लोग बाद में इस पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो पहले भाग 4 में आर्टिकल वाइज सुनिएगा आप लोग, ठीक। अब देखो, अब इसमें सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि यहां लिखा है इंडिया यानी कि भारत जो है ना, इसमें एक शब्द लिखा है दैट इज यूनियन यानी कि संघ। मैं आपको अब आर्टिकल वाइज बताने का प्रयास कर रहा हूं, पहले समझना ध्यान से। अगर हम लोग इसके भीतर भी आर्टिकल 1 देखें, देखो लिखवाने का मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको इसका जो है पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप लोग जो है हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश में कॉपी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्चुअल तरीके से इस क्लास को समझना है। आने वाले 1 आवर के भीतर आप लोग जो है बस ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है दैट इज आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 की हम लोग बात करें। आर्टिकल 1 की बात करें तो सिंपल है, लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। दोनों शब्द लिखे इसमें, इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब ऐसा क्यों है उसको अभी मैं बताने वाला हूं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में अगर इसको लिखूं तो देखो, इंडिया को तो इंडिया लिखना, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। यहां पर शब्दों का खेल है, बाकी सब सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो पहला शब्द देखो, इसमें हमने हाईलाइट क्या करना है कि ये दोनों टर्म्स क्यों लिखे हैं, वाई इंडिया एज वेल एज भारत। भाई इंडिया ही लिख लेते या तो भारत ही लिख लेते, क्या दिक्कत थी, सीधे सीधे लिख लेते कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट या फिर भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। वाई इंडिया एज वेल एज जो है भारत। तो दोनों के पीछे देखो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना आप लोग। अंग्रेजों ने इतने समय तक इंडिया पर रूल किया था, ठीक है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था वो भारत पर लगभग जो है 250 से 300 सालों तक चली है, राइट। अब उस दौर में अगर हम लोग उनके इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो उन्होंने इंडिया के नाम से फेमस किया था भारत को, मतलब वर्ल्ड वाइड जो भारत की पहचान थी वो एज ए नेम ऑफ इंडिया थी, न बल्कि एज ए नेम ऑफ भारत। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग अपने ऐतिहासिक, अपने जो है हिस्टोरिक और अपने कल्चरल जो है सेंटिमेंट्स के साथ चलें तो वो भारत शब्द के साथ आता है, भारत, भारत
के नाम से भारत का निर्माण हुआ है। तो दैट इज़ वाई क्या था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान लगातार बनाए रखनी थी, जो पहले से अंग्रेजों के समय से थी, तो उसके लिए हम लोगों ने इंडिया शब्द को चूज़ किया है, ठीक है। और जो दूसरा हमने बात किया है कि हमारा जो हिस्टोरिक और जो कल्चरल बैकग्राउंड हमें बताता है, दैट इज़ भारत। तो इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि भारत या इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। एक चीज ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल्ड जाना चाहूंगा। यहां पर जो है यूनियन शब्द को प्रमोट किया गया है, न बल्कि फेडरेशन को। यहां पर फेडरेशन शब्द नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, नो फेडरेशंस। ये लिखा है कि शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका जरा लॉजिक समझने का प्रयास करना। देखो फेडरेशन में ना दो प्रकार के फेडरेशन हम लोग समझ सकते हैं। एक तो सिंपल फेडरेशन। अब देखो यूनियन शब्द हमने लिखा है, लेकिन यूनियन में ही फेडरेशन इंक्लूडेड है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरेशन। लेकिन ये फेडरेशन शब्द मैं B.R. अम्बेडकर जी के शब्द बता रहा हूँ आपको। एज अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, उन्होंने साफ लिखा है कि जो फेडरेशन शब्द है वो यूनियन में ही क्या है, अंतर्निहित है, उसी में जो है समाया हुआ है। तो फेडरेशन और यूनियन वैसे तो है एक ही चीज, लेकिन अगर इसके ऊपर भी मैं ट्रू फेडरेशन की बात करूं तो ट्रू फेडरलिज्म कहां पर है, दैट इज इन यूएसए। भाई ट्रू फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरेशन का मतलब हिंदी में समझो पहले संघ होता है, राइट। यानी कि ये भी संघ है, यूनियन भी संघ है। अब ट्रू फेडरेशन मैंने कहा यूएसए बनाया, क्यों? क्योंकि यूएसए कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है ना। मतलब आज हम लोग बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, तो वो 50 राज्यों ने आपस में एक समझौता किया था, एक ट्रीटी की थी, और उस समझौते के हिसाब से वो कहलाया था कि ये एक क्या है, फेडरेशन है, राइट। लेकिन इंडिया में राज्य तो हैं, लेकिन क्या राज्यों ने मिलकर बनाया है भारत को, या भारत से राज्य कार्व्ड आउट हुए हैं? मतलब भारत पहले तो एक बहुत विस्तृत एक बड़ा भारत था, राइट। उस बड़े भारत से अलग अलग राज्यों को किया गया था। अगर याद आ रहा है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में, राइट, ठीक है। पोटी श्रीरामुलु जी के 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश। याद आ रहा है ये सारी बातें? तो मतलब हमने क्या किया है, भारत में क्या सिस्टम कहलाता है कि इंडिया एक यूनियन है, एक संघ है, लेकिन यहाँ पर राज्यों के पास ये पावर नहीं दी गई है कि राज्य जब चाहे वो उस संघ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर सोचो ना कि अगर कल को कह दे उत्तराखंड की मैं इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? वो क्या अपने आप को अलग कर पाएगा? नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां पर एग्रीमेंट है, वहां पर डॉक्यूमेंट जो है साइन हुए हैं, तो अगर कोई स्टेट चाहे तो वो अपने आप को अलग कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। सो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल जो है कंट्री, और ट्रू फेडरलिज्म का उदाहरण इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री, लेकिन इसमें फेडरल की बजाय हमने शब्द चूज किया है, दैट इज यूनियन। जल्दी से मुझे बताओ दक्ष, क्या आप लोग मेरी बातों को लेकर जो है क्लियर हैं अभी तक जो मैंने बात बताई है? मेघना, दक्ष, आप सब लोग बताएंगे? ऑल ऑफ यू गाइस? ओके ओके, ऑल गुड, ठीक है, ऑल गुड। ये थोड़ा सा हम लोग जान रहे हैं कि क्या इन आर्टिकल्स के भीतर की कहानियां हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 में लिखा है। अब जरा यहाँ पर एक और चीज रुको, हमने लिखा ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दो टर्म्स हमने क्लियर कर दिए। इंडिया भारत क्यों क्लियर हो गया, यूनियन हो गया क्लियर। अब इस यूनियन के भीतर टेरिटरीज कौन कौन से आते हैं, हमें ये समझना है। इंडिया इज अ यूनियन। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भारत एक यूनियन है, तो इस यूनियन के भीतर टेरिटरीज होंगी ना। टेरिटरीज का मतलब क्या समझे आप लोग, कि इसके अंदर का तो कुछ भू क्षेत्र होंगे। अब अनुच्छेद 1 के भीतर ये जो टेरिटरी शब्द है, ये जो यूनियन शब्द है, इट इज कंसिस्ट विद 3 टर्म्स, ठीक है। 3 ऐसे टर्म्स है, 3 ऐसे जो है शब्द हैं वहां पर, या 3 ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें पूरा यूनियन समा रखा है। 3 कौन कौन से हैं वो टेरिटरीज के भीतर, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है ऑल द स्टेट्स, ऑल दी स्टेट्स, मतलब सभी राज्य क्या है, इसका पार्ट है। सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने, दैट इज ऑल दी स्टेट, यानी कि सभी राज्य आएंगे इसमें। दूसरा ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ऑल द यूनियन टेरिटरीज मतलब सभी संघ शासित प्रदेश या सभी केंद्र शासित प्रदेश इसका हिस्सा आएंगे, राइट। एंड तीसरा आता है एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भू एरिया जिसको शायद भविष्य में भारत सरकार के द्वारा अक्वायर किया जाता है। I repeat the line, the land or the area may be acquired by the government of India in near future। मतलब भविष्य में भारत सरकार हो सकती है कि किसी क्षेत्र को क्या कर ले, अक्वायर कर ले। अक्वायर का मतलब अधिग्रहण कर ले। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज तीसरा लिख रहा हूँ मैं, अधिग्रहित क्षेत्र। इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट इज अ अक्वायर्ड एरिया।
अब ये भारत सरकार अक्वायर कर सकते हैं मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, जैसे पीओके का मान लेते हैं, एलआईसी वाला मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि कल को अगर भारत सरकार उस पर अपना कंट्रोल कर ले तो उसको यूनियन में मिला सकती है। दिस इज अंडर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताओ कि क्या अनुच्छेद 1 को लेकर जो है जो बातें हमारे बीच अभी हुई हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कुछ डाउट है, जल्दी से बताया जाए। ऑल गुड, ऑल ऑफ यू गाइस, सिर्फ मुझे एक का आंसर नहीं चाहिए, सभी लोग बताएं ऑल गुड। ओके, प्याली टाइप कर रहे हैं कि बिल्कुल राइट है, ठीक है, चलिए मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मौसम भी बढ़िया हो रखा है, बाहर बढ़िया सी बारिश वारिश चल रही है, ठीक है। तो अगर नेटवर्क में कुछ दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग तो स्पेशली इस पर फोकस्ड रहना, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। अभी इसको लिखने के पीछे ना भागें, ठीक है। लाइव सेशन में मैं एक साथ लिखवा नहीं पाऊंगा इतनी सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैं आपको जो है इसके नोट्स जो है शेयर कर दूंगा, सभी लोगों को मिल जाएंगे, राइट। चलिए दूसरा जो है अब आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 2। अच्छा, पहले इसमें एक चीज़ तो मैं हाईलाइट आपको करना चाहूँगा कि यहाँ पर पावर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पर संसद को एक शक्ति दी गई है, संसद के पास में एक जो है यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड, किस चीज़ के लिए ऑथोराइज्ड है, देखो ध्यान से समझना, टू एडमिट इनटू द यूनियन। अच्छा, एडमिट इनटू द यूनियन का मतलब क्या है, किसको एडमिट करना है, किसी न्यू स्टेट को या किसी एक जो है नए एरिया को, कोई नया क्षेत्र हो सकता है, अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है दैट इज, एडमिट का मतलब क्या है, प्रवेश देना, और दूसरा लिखा गया है टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। दोनों में बस एक माइनर सा जो है अंतर समझना, एक में मैंने बात की है एडमिट इनटू, यानी कि एक में तो प्रवेश की बात चल रही है और दूसरे में बात चल रही है सीधे सीधे नए राज्य की स्थापना की बात। एक में क्या है, जैसे मान लो इंडिया यूनियन है, अभी इंडिया में कितने जो है टोटल स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, यही है ना। मान लीजिए कि इन 28 राज्यों में किसी एक और नए राज्य को इंक्लूड करना है, उसको ऐड करना है, एडमिट करने का मतलब उसको प्रवेश देना है, तो किसकी पावर है प्रवेश देने की, संसद की पावर है, राइट। ये मान लीजिए जैसा मैंने कहा कि संसद किसी नए राज्य को अक्वायर्ड करता है, तो उस राज्य को क्या है, उस नए क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के बाद जो है उसको संघ में प्रवेश दिलाना है, तो भी किसका कार्य होगा, तो भी ये संसद का काम होगा। तो अनुच्छेद 2 सिंपल है, बहुत सिंपल है, सीधे सीधे ऐसे कहना कि अनुच्छेद 2 साफ साफ कहता है कि भारत की संसद के पास यह शक्ति दी जाती है कि वो संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश कर सकता है या फिर जो है किसी नए राज्य का गठन कर सकता है। दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं, या तो संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करेगा या तो संघ में किसी नए राज्य का जो है स्थापना करेगा, गठन करेगा। ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 2 के भीतर ये बातें लिखी गई हैं। प्रवेश किसका करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, और गठन किसका करेगा, जो बिल्कुल नया राज्य बनाना होगा। तो क्या अनुच्छेद 2 को लेकर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है अनुच्छेद 2 ने, फिर से दोहरा दे रहा हूं इस बात को, वॉइस काफी तेज है ना, वॉइस इज गुड। हाँ, तो अनुच्छेद 2 को मैं वापस, ओके नाइस, अनुच्छेद 2 को मैं वापस दोहरा दे रहा हूँ कि संसद की एक ऐसी शक्ति है जिसमें वो नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगा या फिर जो है नए राज्य का गठन यानी कि उसका निर्माण कर सकेगा। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है कि वो अनुच्छेद 2 है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो मैं अब आर्टिकल 3 की ओर आगे बढ़ूँ। आर्टिकल 3, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, सभी लोग सुनना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके गाइस, सभी लोग कनेक्ट है, 1-2 एब्सेंट भी दिख रहे हैं मुझे, बारिश का आनंद इनको छुट्टी में लेने दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 3। अब ये जरा मजेदार है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखना अनुच्छेद 3 के भीतर, राइट। अब क्या कहता है ये अनुच्छेद 3, फिर से देखो, यहाँ भी पावर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पर भी जो संसद है इस संसद के शक्ति को दिया गया है। यहाँ पर भी पावर ऑफ पार्लियामेंट की जो है बात की जा रही है, यहाँ पर जो है संसद की शक्ति की बात की जा रही है। अब संसद की शक्ति किस चीज़ को लेकर है, तो
इसमें मैं आपसे अगेन वही कहूँगा कि अगर किसी पुराने राज्य में, कोई भी पुराना है, कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट है, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, इसके नाम को बदलना है, इसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, ठीक है, आप मुझे एक सेकंड देना प्लीज़। अब हम लोग यदि बात करें अनुच्छेद 3 के भीतर क्या बात है, तो मैंने फिर से वही कहा कि अनुच्छेद 3 में भी संसद के पास में शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ उसके पावर्स दी गए हैं, लेकिन क्या शक्तियाँ हैं, ये क्या पावर्स हैं, उसको ज़रा समझना। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि संसद चाहे तो कोई परिवर्तन कर सकते हैं, संसद चाहे तो कोई परिवर्तन कर सकता है। किस चीज़ में परिवर्तन करेगा, इसके लिए आपको एक टर्म याद रखना है फ्रेंड्स, और इस टर्म को याद रखना एज अ फिदा। मतलब ये याद करने का तरीका है, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब ये आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में खोजो कि कहाँ लिखा होगा फिदा, कहीं लिखा नहीं गया है। मैं याद करने के सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एक टर्म याद रखना, दैट इज़ फिदा। मतलब पार्लियामेंट की पावर है चेंज करना है, उसको जो है परिवर्तन करना है, उसकी पावर है किस चीज़ को लेकर। अब देखो फिदा को कैसे याद रखेंगे आप लोग, FIDAA, FIDAA फिदा, ठीक है। फिदा को आप लोगों ने इस तरीके से जो है याद रखना है। एक्सक्यूज मी, वापस आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है फिदा के बारे में, ठीक है, फिदा। अब फिदा का मतलब क्या है, देखो फिदा स्टैंड फॉर, देखो एफ का मतलब है यहाँ पर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। बस ये शब्द, ये लाइन याद रख लेना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब किसी पुराने राज्य से किसी नए राज्य का निर्माण करना। कौन से अनुच्छेद के भीतर ये निर्माण होता है, अनुच्छेद 3 के भीतर ये निर्माण हो रहा है, किसी पुराने राज्य से नए राज्य का निर्माण। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो जाएगा ऐसा निर्माण, और क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ सुनिएगा ध्यान से, केयरफुली सुनना। देखो पहली बात तो पुराने राज्य से जब नए राज्य का निर्माण करोगे तो इसकी दो विधियां हैं, इसकी दो ही जो है विधियां हो सकती है, या तो बाय यूनाइटिंग द एरियाज या फिर बाउंड्रीज ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। हाँ यूनियन टेरिटरीज भी इसमें कॉमन रहेगा। मतलब मैंने ये कहा कि इसके देखो दो क्राइटेरियाज ये हो सकते हैं, या तो आप क्या कर लीजिए यूनाइट मतलब होता है जोड़ना। मैंने कहा कि आप क्या कर लीजिए कि दो जो एरियाज हैं, दो जो मतलब स्टेट हैं या दो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके एरिया को जोड़ दीजिए आपस में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो अभी हम लोग देहरादून में बैठ के पढ़ रहे हैं राइट, और एक उत्तर प्रदेश का सहारनपुर वाला एरिया है, तो यूपी का सहारनपुर और उत्तराखंड का अगर देहरादून को कल यदि चाहे सरकार, केंद्र की सरकार और पार्लियामेंट चाहे तो इनको एक करके, इनको यूनाइट करके, इनको मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकती है, यस एंड नो। तो मतलब बाय यूनाइटिंग का मतलब क्या है कि दो क्षेत्रों को मिलाकर, दो या दो से अधिक क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। यह अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, यहाँ यूनाइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके आई होप सो। या फिर हो सकता है बाई सेपरेटिंग, और बाकी सेम चीज़ें तो मैं उसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। बाई सेपरेटिंग, सेपरेशन का मतलब क्या है कि आप किसी राज्य से उसका एक हिस्सा अलग कर दो, या दो राज्यों से जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग करके नया राज्य का निर्माण कर लो। किसी एक राज्य, किसी एक यूनियन टेरिटरी से उसका हिस्सा निकाल कर उसका अलग से जो है राज्य का निर्माण कर लो। और इसका तो उदाहरण सबसे बेस्ट है ना, मैंने अगेन कहा हम लोग देहरादून यानी उत्तराखंड में बैठे हैं, और उत्तराखंड वर्ष 2000 तक यूपी का पार्ट था, एज यू ऑल नोज राइट। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड सेपरेट हुआ था, कहाँ से, यूनाइटेड प्रोविंस से या उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये क्या है, सेपरेशन है ना। मतलब हमने क्या कर दिया कि पहाड़ी राज्य के रूप में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया। इतना पुराना याद नहीं रहता 2000 का, तो भाई 2014 में चले जाओ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को सेपरेट कर दिया था। तो या तो सेपरेट करके नया राज्य बन सकता है किसी पुराने राज्य से, या तो फिर जो उसमें कोई बाउंड्री को जो है यूनाइट करके आपस में जोड़कर नए राज्य का निर्माण हो सकता है। इतनी लाइन पे कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। आर्टिकल 3 पहला, इसमें एफ का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे पूछते हैं कि 2 और 3 में क्या अंतर है जी।
2 में यही तो लिखा ना कि नया राज्य बन रहा है लेकिन पुराने राज्य से, 3 में लिखा है नया राज्य बन रहा है लेकिन पुराने राज्य से, और 2 में सीधे सीधे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, किसी पुराने राज्य से नहीं, डायरेक्टली एक सीधे सीधे नया राज्य बना दोगे। तो ये पहला आपने एफ याद रखना है। आई होप सो कि एफ क्लियर। आई का मतलब यहाँ पर हम लोग इंक्रीज से रख सकते हैं। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। क्या चीज़? इंक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य के एरिया, क्षेत्रफल जो होता है, तो किसी राज्य का अगर क्षेत्रफल बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बढ़ाएगी? तो अनुच्छेद नंबर जो है 3 के अंतर्गत बढ़ाएगी, ठीक है। आई मतलब इंक्रीज एरिया, ए का मतलब एरिया वहाँ पर, राइट। फिर डी का मतलब जस्ट अपोजिट चले जाइए, डिक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट, किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना। हम पढ़ क्या रहे हैं, इस बात से फेमिलियर हो अभी तक कि नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 3 में संसद की पावर, कि संसद पुराने राज्यों के साथ में क्या क्या बदलाव कर सकेगी, राइट। पहला बदलाव था कि पुराने राज्य से नए राज्य बना दो। दूसरा बदलाव इसमें क्या है कि आप जो है किसी पुराने राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा दो या पुराने राज्य के क्षेत्रफल को घटा दो। अभी तक ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। डी का फिदा, ठीक है। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? दैट इज ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एन स्टेट, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर देना, घटाना बढ़ाना किसी राज्य की सीमाओं को। तो वहां पर देखो क्षेत्रफल अलग है, सीमाएं अलग हैं। किसी राज्य की सीमाओं को अगर घटाना या बढ़ाना है तो भी कौन कर सकेगी? हमारी पार्लियामेंट कर सकेगी, राइट। और एक और आता है इसमें ए का मतलब है ऑल्टर द नेम ऑफ एन स्टेट। अब भाई इसका भी तो उदाहरण है, हम लोग उत्तराखंड की भूमि पर बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। अब उत्तराखंड का नाम पहले तो उत्तरांचल था, जब 9 नवंबर सन 2000 को बना था हमारा उत्तराखंड, तो तब तो उसका नाम जो है उत्तरांचल था। लेकिन अब उसका नाम बदलकर 2007 से क्या रख दिया गया था? उत्तराखंड। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा है, ये किसने रखा है? पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये चेंजेस किए हैं? अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंज हुआ है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई लाइन है, कोई डाउट है जो जल्दी से पूछा जाए? अभी तक के लिए फिलहाल अभी 3 कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें आगे बता रहा हूँ। ओके, सभी लोग कनेक्ट हैं, नाइस, गुड। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 3 लिखा है कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं। आपने कहा सर उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया, तो क्या ऐसा था कि पार्लियामेंट को सपना हुआ होगा और पार्लियामेंट ने सोचा यार चलो नाम बदल देते हैं? नहीं ना, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं अपना प्रस्ताव रखा होगा, कहीं ना कहीं प्रपोजल रखा होगा, राइट। तो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट जब कभी, सुनना हाँ, पार्लियामेंट जब कभी अनुच्छेद 3 में कोई चेंज लाती है, कोई भी चेंज करती है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं, 2 सेवा शर्तें अनिवार्य हैं। ध्यान से मुझे सुनना, मैंने क्या कहा। अगर संसद अनुच्छेद 3 में कोई परिवर्तन करना चाह रही है, मतलब 3 के तहत कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। उसके लिए जो है 2 कंडीशंस हैं, और 2 कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन इज वेरी सिंपल, दैट इज द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रायर रिकमेंडेशन और कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति जो हैं इनकी क्या चाहिए? पूर्व अनुमति चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए ऐसा करने के लिए। अगर आपने कोई चेंज लाना है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए पहले तो आप लोग देश के राष्ट्रपति से प्रायर कंसेंट ले लीजिए, पूर्व अनुमति ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट की भी ये जिम्मेदारी है, या यहाँ पर एक और जिम्मेदारी है कि आप क्या करिए, आप स्टेट्स से भी उनका कंसेंट लीजिए, स्टेट से भी आप जो है एक बार पूछ लीजिए। तो राज्यों का कंसेंट लेना भी अनिवार्य है, लेकिन ये कंसेंट बाध्य नहीं होता है। दिस इज नॉट बाउंड, मतलब राज्य से पूछा तो जा रहा है लेकिन वो बाउंड नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर कंसेंट लिया जाएगा, सलाह सिफारिश ली जाएगी, लेकिन वो बाध्यकारी होगी ऐसा कहना उचित नहीं है। तो ये बाध्यकारी नहीं होता है। यही है आपका अनुच्छेद 3 कंप्लीट। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको लेकर कोई कंफ्यूजन है या ऑल गुड गाइज? प्लीज लेट मी नो। हाँ, राष्ट्रपति के देखो क्या होता है ना, मेरी एक चीज़ समझना,
जब आप लोग 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ, और लाइन क्या लिखी है कि देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, कंडीशंस रिपीट कर दूं, ठीक है, कंडीशन रिपीट करता हूँ। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। मतलब एक जो है केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, जो कि राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, सलाह देता है, परामर्श देता है। अब ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो देखो 1950 में जब संविधान बना तो उसने बाध्यकारी रखा था। 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था तो उसने कहा राष्ट्रपति जो है बाउंड है। लेकिन उसके 2 साल बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ये लिखा कि राष्ट्रपति को जो सलाह दे रही है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति उसको एक बार में पुनर्विचार के लिए दे सकेगा, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए दे सकेगा। अब पार्लियामेंट ने कोई चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया, फिर से अगर राष्ट्रपति को सेम सिफारिश वापस दे दी तो राष्ट्रपति नाउ इज बाउंड। अब वो बाउंड है कि उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा, राइट। पहले में जो है बाउंड नहीं है, लेकिन दूसरे में जो है उसको बाउंड किया गया है। तो इसलिए जो भी मंत्रिमंडल की सिफारिशें होती है, मंत्रिपरिषद की सिफारिशें होती है, वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए, वरना आप पर जो है बाध्यकारी होता है। दक्ष, आपको आपका जवाब मिला या नहीं? ठीक है। रक्षा, शायद आपने सवाल पूछा या किसी एक ने सवाल पूछा कि कंडीशंस को एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा, ठीक है। कंडीशन सुनो। देखो मैंने कहा ना, मान लीजिए हमारी क्लासरूम पार्लियामेंट है, ये कोई परिवर्तन करना चाहती है क्लास के नॉर्म्स में, क्लास के नियम में, या इंस्टीट्यूट का नाम बदलना चाहती है, राइट। तो भाई इसके लिए आपको पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा ना कि हम जो है अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, किसी राज्य से जो है नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, किसी राज्य की बाउंड्री को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल को घटा रहे हैं, क्षेत्रफल को। तो ऐसा करने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते आप लोग पार्लियामेंट में। इसके लिए आपको प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्लियर हुआ? लिखकर जल्दी से बताओ मुझे। पूर्व अनुमति का मतलब पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि हम ऐसे चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। उनसे जो है रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ओके जी, ठीक है, नाइस, वेरी गुड, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि राज्य, भाई मान लो उत्तराखंड का नाम बदल रहे हो, तो उत्तराखंड की राज्य विधानसभा से तो भी तो आप डिस्कस करोगे, उससे भी तो कंसल्ट करोगे। तो राज्य जो है विधानसभा, देखो अब नाम चेंज तभी करेंगे ना जब राज्य ने अपना प्रपोजल दिया होगा। अब क्या आफत आई है कि संसद को ऐसे कुछ काम नहीं है, बैठे हुए थे तो उनको लगा कि आज चलो आज तमिलनाडु का नाम बदल देते हैं, चलो आज उत्तर प्रदेश का नाम बदल, नहीं, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट असेंबली ने उनको प्रस्ताव भेजा होगा, तो जाके वो ये ऐसा कदम उठा रहे होंगे, राइट। तो ये 2 कंडीशंस भी अनुच्छेद जो है 3 के भीतर दी गई हैं। अब ये अनुच्छेद हो गया है कंप्लीट, अनुच्छेद 3। यहाँ से कोई सवाल अगर आपको स्टिल कोई लग रहा है, परेशानी, कोई दिक्कत लग रही है, देन फील फ्री टू आस्क, एंड इफ नो देन आज का अनुसूचियों की लिस्ट में जो चौथा आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, भाग पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो भाग 1 का अंतिम आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 4, इस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। पूछना है कुछ उससे पहले जल्दी से बताएं। आर्टिकल 4 नहीं पूछना है, चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिए अनुच्छेद 4 क्या लिखता है। नो सर, ओके नाइस। अनुसूची अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? दिस इज द सिंपल, द वेरी वेरी सिंपल आर्टिकल। कैसे? सुनो, अनुच्छेद 2 के तहत तथा अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। रिपीट करूं, एनी चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से सुनो मुझे, मैंने कहा है कि कोई भी परिवर्तन, एनी चेंज, कोई भी परिवर्तन, एनी चेंज अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। मतलब आपने अनुच्छेद 2 के तहत क्या किया था, याद करो, या तो संघ में नए राज्य का प्रवेश किया था या नए राज्य का निर्माण किया था। अनुच्छेद 3 के तहत क्या चेंज किया हो सकता है? सर किसी राज्य का नाम बदल दिया, उसकी बाउंड्री बदल दी, उसका एरिया घटा दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया, किसी पुराने राज्य से किसी नए राज्य का निर्माण कर दिया। यही तो था ना 3 में। तो आपने अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी चेंज किया है तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, डज नॉट कंसीडर, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे एज
द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको संविधान में परिवर्तन नहीं समझोगे, और संविधान में परिवर्तन अगर करना है तो भाई उसके लिए अनुच्छेद 3 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अनुच्छेद 368 जो है 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिस्पॉन्सिबल है। तो साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया जाने वाला कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि वो संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि वो सामान्य विधि से, सामान्य जो है कानून से आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, और नेम्स को चेंज करें तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ ऑर्डिनरी लॉ, एज अ ऑर्डिनरी जो है लॉ की तरह जो है इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारे पास में आता है, दैट इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 आर्टिकल्स मेरी तरफ से क्लियर हैं। अब आप लोगों ने कुछ पूछना है, कोई बातें शेयर करनी है, देन आई रिपीट द लाइन कि आप लोग बिल्कुल जो है पूछ सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि लिखवाना है एक एक लाइन, अगर लिखने के आदी हो तो बता देना, ठीक है। अगर सारी चीज़ें लिखवानी है तो बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये हो गया अनुच्छेद 4 कंप्लीट। इतनी बातें लिखवा दूं दक्ष, आप लोग बताएं, या फिर जो नोट्स दूंगा वो इनफ होंगे? नोट से कर लेंगे मैनेज सभी लोग। बताओ भाई, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बोलें कि आपने तो सिर्फ दक्ष की बात सुनी थी और हमारी बातें नहीं सुनी। हो जाएगा ना मैनेज? नाइस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब एक न्यू टॉपिक हम लोग हेडिंग में रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक हेडिंग है, आप ना बहुत ज़्यादा के पीछे मत भागना, बहुत परेशान मत होना, सिंपल सिंपल। हाँ, नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब आ जाओ एक न्यू हेडिंग। अब आपको लग रहा होगा पार्ट 1 इज कंप्लीट, चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। नहीं, उससे पहले एक छोटी सी सब हेडिंग और जान लेते हैं इसमें, और उस हेडिंग का नाम है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स या द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन जिसको हम लोग कह सकते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन या द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हिंदी में लिखो, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि राज्यों को पुनर्गठित किया जा रहा है। इसी को आप लोग देखो एक और हेडिंग में लिखेंगे, तो मैं हालांकि राज्यों के पुनर्गठन को थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अंग्रेजों के ज़माने के, है ना। वो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे मिस्टर असरानी जी, और मैं अंग्रेजों के ज़माने का टीचर बन जाता हूँ। चलिए आ जाइए वापस। देखो आप सब जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली थी, अब ये मत पूछना कब मिली थी, 1947 में, राइट। तो 1947 में अगर हम लोग उस समय के ब्रिटिश इंडिया को देखें, अगर उस समय ब्रिटिश भारत को देखें, तो उस समय के ब्रिटिश इंडिया में क्या चीज़ें थी। लेट कर लीजिए 1947 का मैं ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत, जब हम लोग अंग्रेजों के हवाले थे। अभी जो है 15 अगस्त नहीं आया है, अभी कुछ दिन बाद आने वाला है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि उस दिन का जो है ये बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि टोटल मिलाकर यदि देखें तो 11 जो थे उसमें क्या थे, प्रोविंसेस थे। मतलब उसमें लगभग जो है 11 प्रांत थे ना, 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रांत थे। और साथ साथ में वहाँ पर हम लोग बात करें तो अराउंड, ये ध्यान से लिखना, 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। हिंदी में अगर बात करूं तो लगभग जो है 565 जो है देशी रियासतें थी। देसी रियासतों को रजवाड़े खानदान भी कहते हैं। तो उस समय जो है लगभग जो है 565 रजवाड़े खानदान थे, देसी रियासतें थी, राइट। अब ये जो देसी रियासतें थी, इन देशी रियासतों को एज वेल एज जो ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे, ये मैं 11 ब्रिटिश प्रांतों की बात कर रहा हूँ। प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, आज हम लोग स्टेट कहते हैं राज्य। इनको जब हमें आज़ादी मिल गई तो अब ऐसे नहीं ना कि अंग्रेजों ने बांटे थे पूरे भारत को 11 राज्यों में, तो 11 ही रहेंगे भाई। हम अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से राज्य बनाएंगे, यस एंड नो। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से राज्य बनाने की मांग चली थी, तो वहाँ पर देखो जब माउंटबेटन प्लान आया था ना, माउंटबेटन योजना आई थी, या उससे पहले जो है जब माउंट एटली ने घोषणा की थी, तो एक चीज़ क्लियर हुई थी कि प्रिंसली स्टेट को ये पावर था, देसी रजवाड़ों को ये पावर था
कि वो चाहे तो वो भारत में जुड़े, वो चाहे तो वो पाकिस्तान से जुड़े, और वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें। मेरी बात समझ लें, ये चॉइस किसको है? इन 565 जो है देसी रजवाड़ों को ये चॉइस दी गई थी कि अगर आप चाहते हैं तो आप डोमिनियन ऑफ इंडिया जो था, या अब तो खैर यूनियन हो गया था ना, अब आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में रहो, आप चाहो तो स्वतंत्र रहो, आपकी चॉइस है भाई, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब मैं एक एक जो है स्टेट को उठाकर नहीं चल रहा हूँ, वो यूपीएससी लेवल का टॉपिक है, मैं यूपीएससी वाली क्लास में पढ़ा दूंगा वहाँ पे। अभी मैं सीधे कंक्लूजन की तरफ जाऊँगा। इसमें से जो है 565 मैंने प्रोविंसेस की बात की है ना, जो सॉरी प्रिंसली स्टेट्स की जो बात की है ना, ये 2 हिस्सों में हम लोग इसको 3 हिस्सों में एक्चुअली बांट देते हैं। कैसे? देखो, इसमें से 13 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान को, 13 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान को। और ये कौन से रहे होंगे? सर ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रहा होगा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वहाँ पर था, उसमें से जो है ऐसे कम से कम 13 देसी रियासतें थी जो पाकिस्तान की ओर चले गई, राइट। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो 549 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने समय के साथ धीरे धीरे ज्वाइन किया इंडिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये एक ही दिन का काम था, एक ही दिन में सारे इंडिया को आ गए, नहीं, समय लगा इसको मर्ज करने में, समय लगा इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेट होने में जो है लगभग 549 इंडिया में आ गए। अब 549 ये है, 13 ये है, ठीक है। अब कितने बचे? 3 बचे। तो 3 जो स्टेट्स थे, 3 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन 3 प्रिंसली स्टेट्स ने सोचा कि क्यों ना हम लोग स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें। और ये स्वतंत्र आप सबके मन में चल रहा है, कौन थे ये 3 पिछले स्टेट जो स्वतंत्र रहे थे? सबसे पहला नाम आता है इसमें, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। राजा हरि सिंह, याद आ रहे हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर में उस समय जो है इंडिपेंडेंट रहे थे। दूसरी जो सत्ता थी वो थी जूनागढ़। जूनागढ़ का ये उस समय सीन था कि यहाँ पर देखो, जनता तो मेजॉरिटी में हिंदू थी, लेकिन जूनागढ़ में जो रूल कर रहा था, जो गवर्न कर रहा था, जो वहाँ का जो है कह सकते हैं किंग था, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था। जूनागढ़ की बात कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पास में था हैदराबाद। हैदराबाद, ये 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखना फिलहाल में फ्रेंड्स, होपफुली आप समझ रहे हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कैसे जो बिखरा हुआ उस समय भारत था उसको एक पिरोने का काम किया गया था भारत के लोगों के द्वारा, तो उसके लिए जो है सबसे पहले देखो 3 चीज़ें याद रखना। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर 565, उसमें से 13 ने चूज़ किया पाकिस्तान में रहना, उसमें से जो है 3 ने चूज़ किया इंडिपेंडेंट रहना। और समय के साथ धीरे धीरे कुछ जो है 1950 के बाद भी मिले थे, समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि लगभग 549 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने चूज़ किया कि हमें जो है इंडिया को ज्वाइन करना है, राइट, जिन्होंने कहा कि हमें भारत को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये हो गया। अब जो 3 इंडिपेंडेंट राज्य थे वो समय के साथ कालांतर में भारत में ही मर्ज हुए थे, मतलब टोटल भारत में जो है 565 में से 552 भारत में रहे थे, राइट। अब वो कैसे रहे थे? देखो, जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग जानते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर ने स्वतंत्र रहने की योजना बनाई थी तो उसी समय पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह उस समय जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे थे। और जो आज आप लोग जिसको POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये है ना POK, तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वही एरिया है जिसको 1947 के दौर में, या जिसको जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जब मर्जर की बात चल रही थी तो वहाँ पर जो है पाकिस्तानी आर्मी ने उसको कैप्चर्ड किया था, राइट। अब राजा हरि सिंह मदद मांगने आ गए पंडित नेहरू जी के पास, और नेहरू जी से कहा कि हमारी सुरक्षा करो, पाकिस्तानी आर्मी ने हम पर हमला कर दिया। नेहरू जी ने देखो एक ही जवाब दिया, क्यों भाई, आपने तो कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो अपने राज्य की स्वयं रक्षा कीजिए, हम क्यों आएंगे आपके राज्य के फेयर क्यों करेंगे आपके मैटर्स में। तो तब कहा जाता है कि बड़ा जो है कहते हैं ना कि स्मार्टली जो है उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो विलय पत्र रखा था राजा हरि सिंह के सामने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन लिए। और जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था राजा हरि सिंह ने, तो मतलब ऑफिशियली अब जम्मू एंड कश्मीर का पूरा जो भाग था वो इंडिया का हिस्सा बन गया, यस एंड नो। तो जब भाई इंडिया का पार्ट बना तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पंडित नेहरू या हमारे जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास चली गई, या पहली जो कैबिनेट थी उनकी जिम्मेदारी बन गई कि अब कश्मीर जो है अलग नहीं है, अब कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो इसलिए हमें कश्मीर की रक्षा करनी पड़ेगी। हमने अपनी आर्मी भेजी, आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है क्या कर दिया, मर्ज कर दिया इंडिया में। तो ये तो एक कहानी जम्मू एंड कश्मीर की थी। ये बस कहानी सुनना, मजेदार है, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, सुनना इसको ध्यान से। जूनागढ़ में मैंने क्या कहा, उल्टा चल रहा था, यहाँ का रूलर जो था वो था एक मुस्लिम व्यक्ति, लेकिन जनता जो थी, यहाँ के लोग जो थे वो थे क्या, हिंदुइस्ट, ठीक है, हिंदुइज्म में मतलब या हिंदू लोग थे। इनकी इच्छा थी दिल से कि इंडिया में रहें, और एज अ मुस्लिम रूलर वो शायद चाह रहे होंगे कि हम पाकिस्तान में जाएं। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर करवाया गया रेफरेंडम।
रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह, यहाँ पर करवाया गया जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब जनता से उनकी चॉइस पूछी गई और जनता ने चूज़ किया कि भाई हमें इंडिया में रहना है, तो रेफरेंडम के थ्रू मिला दिया इसको इंडिया में। अब एक और बड़ी अटकन थी, वो थी हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हो रहा था उस समय, हैदराबाद किसी कंक्लूजन पर नहीं जा रहा था क्योंकि अभी भी जिद पे था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। कुछ नहीं था, एक ही ऑप्शन था हमारे पास में, इंडियन आर्मी के पास में, इंडियन सोल्जर्स के पास में, इंडियन गवर्नमेंट के पास में। इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे यहाँ पर एक ऑपरेशन भेजा था, मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका नाम आप लोगों ने हमेशा सुना है और इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। सुना है नाम कि नहीं? ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो के तहत इंडिया ने सीधे सीधे हैदराबाद में अपनी मिलिट्री भेजी, अपनी सैनिक अभियान भेजे और सैनिक अभियान के चलते हैदराबाद का मर्जर करवा दिया भारत देश में। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट आता है किसका, दैट इज़ कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इनका विलय भारत देश में हुआ था। यहाँ पर मैंने अभी तक जो जो बातें आपको बताने का प्रयत्न किया है मेरे दोस्तों, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, कि किस तरीके से भारत में जो है मर्जर हुआ था ऑफ दी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। अभी मैंने पुनर्गठन शुरू नहीं किया, अभी कमिटीज़ बताऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, आज आपका एक होमवर्क समझ लीजिए। ऑपरेशन पोलो के बारे में कंप्लीट मुझे नॉलेज चाहिए, कब स्टार्ट हुआ था, भारत की तरफ से जो है कौन उसमें जब मतलब सेना भेजी गई थी तो उस समय लीड किसने किया था, तो ये आज आपका होमवर्क है। नहीं बताओगे तो ऑब्वियस बात है भाई, मैंने तो आपको बताना ही है। ठीक है, शायद मैंने यूट्यूब पे इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी किया हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में ये हल्का कंसेप्ट समझ में आया कि टोटल 565 थी, जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट थी, जहाँ पर बाद में इसको इंडिया में मर्ज किया गया। विलय पत्र साइन किया हरि सिंह के साथ में, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह किया था जूनागढ़ में, और हैदराबाद में अपना मिलिट्री ऑपरेशन भेजा था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। कई बार पूछा गया ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो ने हैदराबाद को इंडिया में क्या कर दिया, मर्जर कर दिया। ये हो गया हमारे पास में सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, एकीकरण भारत में। अगर ठीक है मामला तो नया टॉपिक पे आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, इतना तो मैनेज कर ही लेंगे फ्रेंड्स, आसान है, कोई इतना टफ थोड़े ना है चीज़। और अगर मैं देखो एक एक चीज़ लिखवाने गया तो फिर ये सिलेबस 2 साल खिंच जाएगा और 2 साल आपने पढ़ना नहीं है। आर का पेपर करीब है, ठीक है, विदिन 4 और 5 मंथ्स आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो दैट इज़ वाई हमें उस हिसाब से चलना है। बाकी सिलेबस भी बाकी है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा अगर नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, फिर मैं लिखवा दूंगा एक एक लाइन्स, राइट। फिलहाल समझ लेना। चलिए अब आ जाइए दूसरा, सुन रहे हैं ना मुझे सभी लोग? चलिए, हमारा हेडिंग क्या था, एक बार वापस आते हैं। हेडिंग था हमारा दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों को पुनर्गठित करना था ना, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने जो सिस्टम छोड़ा था भारत में स्टेट्स का, हमें वो एक्सेप्ट नहीं था। हमने तो अपने हिसाब से जो है राज्यों को बनाना था, राइट। हमने अपने हिसाब से राज्यों को बनाना था, तो अपने हिसाब से अगर राज्यों को बनाना था तो इसके लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, भारत जो सरकार थी, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग जो हैं कुछ कमीशंस को एस्टैब्लिश करें। कमीशन का मतलब है आयोग, जिसका नाम ही हम लोगों ने दे दिया था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन आयोग रहेगा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशंस बनेंगे। मतलब राज्यों के पुनर्गठन की सलाह देने के लिए हमारे देश के भीतर कुछ आयोग बनाने की बात चली थी, और इसी लिस्ट में हम लोगों ने 3 आयोग पढ़ने, 3 कमीशंस पढ़ने, ठीक है। सबसे पहला जो आयोग इस लिस्ट में आता है वो है धर कमीशन। धर कमीशन, पहले मैं एक को कंप्लीट बता देता हूँ, तीनों के नाम सुन लीजिए। सबसे पहले धर कमीशन, देन JVP कमीशन, ठीक है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, JVP कमीशन आया, और लास्ट में फजल अली कमीशन आया था। फजल अली सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के रिकमेंडेशन से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 का। अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है धर कमीशन, धर आयोग। चलो दोस्तों, आप में से कितने लोग जानते हैं कि धर कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि गठन कब हुआ था? वेरी गुड, जून 1948 में, जून 1948 में बना था धर कमीशन, राइट। धर कमीशन में कुल कितने मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स? 3 लोग थे टोटल ना फ्रेंड्स, 3 लोग थे टोटल। टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन है? देखो,
सबसे पहले तो भाई इनके नाम में ही छिपा हुआ है, सबसे पहला तो इनके नाम में भाई धर कमीशन जिनके नाम से बना है मिस्टर एस के धर, तो एस के धर इसमें पहले थे। दूसरा नाम था इसमें जगत नारायण जी। देखो ये जैसे वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, तो आप चाहो तो इन वालों को साथ साथ में नोट कर सकते हो, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये वन लाइनर, ठीक है, जगत नारायण। और तीसरा नाम इसमें आता है, एक गाना भी था, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, ठीक है, हाँ, तो पन्ना कहाँ से मिलते, पन्ना लाल जी तो हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे, तो तीसरे जो थे वो थे पन्ना लाल जी। तो जगत नारायण लाल जी, पन्ना लाल एंड एस के धर, ये 3 लोग थे जिनको ये आप लोग बताया करो, आपको शायद ये दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, अभी दिख रहा है दक्ष? ओके ठीक है, 1948, अच्छा लिख रहे हैं साथ में नोट्स, ठीक है, आपके मैं चैट अभी पढ़ रहा हूँ ना, वेरी गुड, नाइस, बस इस तरीके से काम करो आप लोग, बढ़िया बढ़िया। चलो आ जाओ वापस टॉपिक्स पे, ठीक है, वापस आइए। बताओ, पेन भी हाथ से छूट रहा है, कोई कहते ना घर में बर्तन छूटे तो मेहमान आएगा, पेन छूटे तो क्या इंक्वायरी आएगी, कोई नहीं, चले देखते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो जो है धर कमीशन में हमने पहले कहा जून 1948, एस के धर, जगत नारायण लाल एंड पन्ना लाल, 3 लोग थे। अब देखो 2 चीज़ें, पहला कि सर इस कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ था ना कि भाई आप ये सिफारिश दो हमें, आप ये रिकमेंड करो हमें कि क्या जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज्यों का या प्रिंसली स्टेट का जो जाल छोड़ा हुआ था, जो स्ट्रक्चर छोड़ा हुआ था, क्या उसमें परिवर्तन करना चाहिए। नए राज्य अगर बनेंगे तो उन राज्यों का जो है डिमार्केशन कैसे होगा, उन राज्यों की बाउंड्री को कौन जो है कैसे फिक्स करेगा, या उन राज्यों की जो है सीमाएँ कितनी होनी चाहिए, देश में कितने राज्य बनने चाहिए, तो इसको मिलाकर पूरी आपने रूपरेखा देनी, राइट। इसी बात को लेकर मिस्टर एस के धर जो थे उन्होंने अपनी समिति के साथ में दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अपनी रिपोर्ट को क्या किया, इन्होंने सबमिट किया, ठीक है, रिपोर्ट को जो है जमा किया, राइट। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया तो उस रिपोर्ट में उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि उस समय देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, हर राज्य से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग भाषाई राज्य बना दो, हमें लिंग्विस्टिक स्टेट बना दो, मतलब भाषा के आधार पर हमें स्टेट का दर्जा दे दो। नहीं समझे, जैसे मान लो कि भाई उत्तराखंड में एक कुमाऊनी भाषा बोली जो है ना, स्थानीय बोली काफ़ी प्रचलित है, जो है गढ़वाली। अब गढ़वाली मांग करें कि भाई हमारा अलग से राज्य बनाओ, कुमाऊनी कह रहे हैं हमारा अलग राज्य बनाओ। उसी समय वहाँ जो है चल रहा था कि तमिल बोलने वाले कह रहे थे अलग रहेंगे, ठीक है, तेलुगु बोलने वाले हम अलग जाएंगे, मराठी बोलने वाले हम अलग, ठीक है, पंजाबी बोलने हम अलग, मतलब भाषा के आधार पर देश का विभाजन की मांग उठ रही थी कोने कोने से। तो इस कमीशन का देखो मेन रिकमेंडेशन में लिख रहा हूँ, मतलब इसकी मुख्य सिफारिश में लिख रहा हूँ आपके सामने। तो इस आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी फ्रेंड्स वो यही था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, मैंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि नो, हमारे देश में किसी भी तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनने चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना गलत पॉलिसी होगा, हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाने, बल्कि हमें राज्यों का निर्माण करना चाहिए एज द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना तो चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार। प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या है भाई, अगर मान लीजिए कोई राज्य बहुत विस्तृत बहुत बड़ा राज्य है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, राइट। तो एक काम करेंगे, उस राज्य के 2 खंड या 1 खंड या 3 खंड कर लेंगे और उस बड़े राज्य से अलग अलग जो है छोटे छोटे राज्य बनाएंगे, ताकि हम लोग उनको प्रशासन सही ढंग से दे पाएँ, उनको एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से दे पाएँ। इसको उन्होंने कहा दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब यहाँ देखो फिर से सुना मुझे कि एस के धर की जो मुख्य सिफारिश थी वो ये थी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, राज्यों का निर्माण हो। ये इन्होंने जो है अपनी व्यवस्था दी थी पहली बार जो कमीशन जब एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम था एस के धर के चेयरमैनशिप में फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन ऑफ द कंट्री, दैट इज धर कमीशन, जिसने दिसंबर 1948 में ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधारों पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। क्या ये बात मेरी ठीक है कि नहीं? ओके ग्रेट फ्रेंड्स। दूसरा कमीशन सुनो आप ध्यान से। इसके बाद एक और कमीशन बना, नाम मैं पहले बता चुका हूँ, JVP कमीशन।
हिंदी में भी ऐसे लिखना JVP आयोग, ठीक है, JVP आयोग। JVP आयोग की स्थापना हुई थी दिसंबर 1948, उसी साल जिस साल धर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। लेकिन उसमें जो है देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंजेस किए थे, राइट। पहले तो देखो तीनों नाम को सुनो। जे का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पहला। वी का मतलब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पी का मतलब क्या है? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तीनों नाम याद रखना, JVP जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमन जी। ये तीन लोग थे जो इस कमीशन में, इससे पहले वाले में भी तीन लोग हमने पढ़े, SK धर पढ़ा, जगत नारायण लाल जी पढ़ा और पन्ना लाल जी पढ़ा, राइट। ये तीन लोग थे वहाँ, यहाँ भी तीन लोग हैं। तो इन तीन लोगों को बोला गया कि भाई आप जो है अब अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। और इन्होंने भी अप्रैल 1949 में, ठीक है, 1 अप्रैल की यह दिन था, अप्रैल डेट नहीं लिखना, 1, 2, 3, 4 जो भी था, ठीक है। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी और अपनी रिकमेंडेशन में इस बात को दोहरा दिया। जो बात SK धर ने कही थी या उनकी कमेटी ने कही थी, ठीक वही चीज़ इन्होंने दोहरा दी। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बंटने चाहिए, बल्कि जब भी हम लोग राज्यों का निर्माण करेंगे तो राज्यों का निर्माण होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्य बनने चाहिए, न बल्कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो है डिवीज़न होना चाहिए। ये किसका रिकमेंडेशन था? JVP कमेटी जो थी, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो JVP कमेटी की भी बात क्लियर हो गई। दोनों कमिटीज़ में अभी देखो हमने क्या पढ़ना है, RO लेवल के लिए जो सवाल बनेंगे, या कोई भी आप लोग देखिए सवाल जब बनेंगे तो उसमें बनेगा कि धर कमीशन कब बना, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की और इसकी रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशन क्या थी। फिर JVP में भी कब कमेटी बनी, उसमें कौन लोग थे, ठीक है, और कब जो है इन्होंने क्या मेन रिकमेंडेशंस दी थी। ये दोनों चीज़ें सब में क्लियर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? सभी लोग बताएंगे? नाइस, वेरी गुड। अब आ जाओ, ठीक है, चलिए, ठीक है। देखो, जहाँ एक और ये मांग लगातार जो है उठ रही थी कि हमें भाषाई राज्य बनाओ, और जहाँ एक और जो है भारत सरकार साफ मना कर रही थी कि हम भाषा के आधार पर कोई राज्य का निर्माण नहीं करेंगे, उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश जो था, इस आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषाई राज्य बना दिया गया। रुको, हाँ अभी सुनो पहले मुझे। मैंने कहा भाई आप कोई भी कमेटी की बात कर लो, कमेटी हर बार यही तो कह रही कि हम लोग भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे राज्य, हम लोग भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे राज्य। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मद्रास जो था, पहले मद्रास टेरिटरी थी ना पूरी इतनी बड़ी, तो उस मद्रास टेरिटरी में जितने भी तेलुगु बोलने वाले थे, तमिल नहीं तेलुगु, उन तेलुगु बोलने वालों ने कहा कि भाई हमें अलग से जो है एक राज्य चाहिए। तेलुगु जो बोलने वाले लोग थे उन्होंने कहा हमें अलग से एक राज्य चाहिए जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, और उनकी मांग सुन भी ली गई और उनको जो है अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बन गया, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लगभग 56 दिनों का 56 डेज का जो हंगर स्ट्राइक था, मतलब भूख हड़ताल जो थी, हंगर स्ट्राइक जो थी, इस 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद एक बहुत जो है कह सकते हैं बड़े समाज सुधारक व्यक्ति, आंदोलनकारी व्यक्ति, उनकी मृत्यु हुई थी और इनका नाम था पोट्टी श्रीरामालू। क्या नाम बताया मैंने? इनका नाम था पोट्टी श्रीरामालू। श्रीरामालू। तो पोट्टी श्रीरामालू की मृत्यु के बाद देश भर में मतलब इतना ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया था, इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं हम लोग माहौल गर्मा गया था कि सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े। और केंद्र सरकार ने क्या किया, ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मद्रास से हमें अलग कर दो, मद्रास से अलग कर दो, तो उनकी मांग मानी गई और मद्रास से उनको अलग करके एक सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा दिया गया। पहली बार था ऐसा, तो वो कहलाया था दैट इज़ आंध्र प्रदेश। देखो हम लोग एक तरफ मना करें, हम नहीं देंगे आपको भाषा राज्य, दूसरी तरफ जो है भाषा राज्य बन गया। अब एक कहानी है ना, अगर घर में मम्मी जी मार्केट जाएं और उनके घर में 2 छोटे बच्चे हैं, अगर एक को खिलौना ला के दे दिया ना, तो दूसरा बच्चा आतंक मचा देगा जब तक उसको खिलौना ना मिले।
यस एंड नो, यही होता है बेसिकली। हमने भी बचपन में यही जिद की थी, भाई मेरे भैया के लिए कुछ आएगा तो मैं ले लाओ, या मिल ले आए तो भैया जिद करेगा मैं ले लाओ, राइट। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब किसी एक राज्य को भाषा के आधार पर दर्जा मिल गया ना, तो फिर पूरे भारतवर्ष से यही डिमांड आने लगी कि हमें भी भाषाई राज्य बनाओ, हमें भी भाषाई राज्य बनाओ, हमें भी भाषाई राज्य बनाओ। ये भाषाई राज्य बनाने की जो है वहाँ पर खेल जो है शुरू हो गया, दौड़ शुरू हो गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या करे भारत सरकार, तो 1953 में ऐसी कंडीशन में भारत सरकार ने एक और आयोग की स्थापना की थी, और इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। ये आज का लास्ट और कमीशंस की लिस्ट में भी लास्ट है, हिंदी में भी इसको लिख लीजिए, फजल अली आयोग। मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस बात को कि अब लगातार भाषाई राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, और इसी के चलते वर्ष 1953 में, ठीक है, दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में फिर से एक और बार 3 मेंबर्स, इसमें भी 3 मेंबर्स थे ना, तो 3 मेंबर्ड एक जो है काउंसिल बनी थी या कमीशन बना था, जिसका नाम था फजल अली। अब सर 3 आप बता रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, पहला नाम तो फजल अली का ही आएगा, जो कि चेयरमैन है फजल अली। दूसरा नाम था KM पाणिक्कर, KM पाणिक्कर, और तीसरा नाम था मिस्टर HN कुंजरू, कुंजरू। ये तीनों नेम्स आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपल है, नाम इतने बड़े कोई नाम नहीं है अलग से आपको परेशान हो। फजल अली पहला नाम, ठीक है, मिस्टर जो है M पाणिक्कर जो है, KM पाणिक्कर दूसरा नाम, और जो है HN कुंजरू जी जो है ये तीसरे नाम थे। तो इन 3 लोगों की जो है अगुवाई में एक कमीशन बिठाया गया, जिसका नाम था दैट इज फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिशन की थी 1955 में, एंड इन्होंने रिकमेंड किया था कि ठीक है, अगर देश के कोने कोने से ये डिमांड उठ रही है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, तो उनकी मांग को स्वीकृति मिली। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए। पहली बार 1955 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, रिपोर्ट को जमा किया था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकेगा। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, हम बना लेंगे भाषा के आधार पर, लेकिन हो सकेता नहीं हो सकेगा, राइट, हो सकेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज भी कही, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ये नहीं चलेगा। हम बना तो देंगे भाषा के आधार पर राज्य, पर कोई अब ये क्लेम मत करना कि एक राज्य की एक ही भाषा होगी, नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी किसी राज्य के, जैसे अगर महाराष्ट्र बोलें तो भाई मराठियों की मेजॉरिटी है, ठीक है, या तमिलनाडु जाएं तो वहाँ पर जो है तमिल लोगों की जो मेजॉरिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक भाषा और एक राज्य हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई क्लेम करेगा कि एक राज्य की एक ही भाषा होनी चाहिए दूसरी नहीं, ऐसा नहीं वहाँ पर होगा। तो जो 1 स्टेट 1 लैंग्वेज वाला जो कंसेप्ट था, उसको रिजेक्ट किया इन्होंने, फजल अली ने, और लेकिन इन्होंने कहा ठीक है भाई, आपके पास में क्या हो सकता है, आपके पास में भाषाएं हो सकती हैं, भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं। इसी के बाद क्या हुआ था, जस्ट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, भारत सरकार ने क्या किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। और ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के भीतर ही एक एक्ट पास हुआ था, जिसका नाम था द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एक्ट। एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था दैट इज राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। फिर से दोहराऊं, फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया। डेट लिखा मैंने कि नहीं, हाँ लिखा है, 1956 लाया, जिसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत देश के भीतर जो पहले 1950 में एक और बना था, जिसको 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। 1950 में पता है आपको, राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, कैटेगरी A, B, C, D। उन्होंने इसको हटा दिया, तो क्या कोई 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या किया, इसने सिर्फ 2 लिस्ट बनाई थी राज्यों की। एक में था पार्ट A या पार्ट 1, ठीक है, भाग 1, और दूसरा था पार्ट B। अगर मैं आप लोगों से इतना पूछना चाहूँ
कि उस समय भाग एक जो बना था या पार्ट ए जो बना था, इसमें कुल कितने राज्य थे और पार्ट बी में कुल कितने यूनियन टेरिटरीज थे। तो क्या आप लोग इसको बताने वाले हैं? वेरी गुड। और पार्ट बी में वेरी गुड 6 जो है यूनियन टेरिटरीज थी। लिस्ट इसकी मैंने आपको भेज देनी है, लिस्ट अब मैं आपको जो है प्रोवाइड कर, बल्कि मैंने आई थिंक पीपीटी वो इसका जो है पीडीएफ तो आप लोगों तक भेजा है ना। सभी ऑनलाइन वालों जो लोग नए कनेक्ट हैं आज में, शायद उनको नहीं भेजा होगा, वरना बाकी को तो मैंने भेजा ही है। यस एंड नो? 1 नवंबर 1956 के बाद, ठीक है, 1 नवंबर 1956 के बाद हमारे देश में जो राज्यों का गठन हुआ था वो ये हुआ कि पार्ट ए में जो है 14 राज्य रखे गए और पार्ट बी में 6 जो है यूनियन टेरिटरीज रखी गई। अब आपका ये होमवर्क ही समझ लीजिए कि आपने, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर एक राज्य का नहीं, लेकिन कुछ एक आधा राज्य हैं जिनके बारे में आपने समझना है कि कौन सा राज्य कब बना होगा। मेरी बात समझ लो कि कौन सा राज्य कब बना होगा। तो उसके लिए हमारे पास में क्या आए थे? उसके लिए हमारे पास में पार्ट ए और पार्ट बी आए थे। एक तरफ 14 राज्य, दूसरी तरफ जो है 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन एंड आई रियली होप कि आप लोगों को जो है ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो कल भी हमारा पॉलिटी की क्लास चलनी है। ठीक है, कल भी जो लाइव सेशन रहेगा हमारा वो पॉलिटी की रहेगी और फिर सैटरडे को तो आपका एग्जाम भी होता है। वैसे मैं ट्राई करूँगा सैटरडे को कुछ ऑनलाइन मे बी करंट अफेयर्स मे बी एनी अदर टॉपिक उस पर डिस्कशन करूँगा। और आफ्टर दैट फिर मंडे से हमारा देखो, मंडे को क्या होगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में लास्ट के 2 दिन हमारा ये वाला सेगमेंट चलेगा। ठीक है, तो आप इस वाले मेथड से ओके हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ। ऑल गुड, ऑल गुड, नाइस। ठीक है, तो चलिए फिर, ठीक है, आप लोगों तक यहीं पर जो है हम लोग क्लास का अंत करते हैं। ठीक है, और अभी सर दूसरी क्लास में, तो हो सकता है सर को 5-10 मिनट ना हो। ओके ओके, नाइस नाइस। तो वैसे मैं ड्रॉप कर दूंगा मैसेज आपको, अगर मेरा मोबाइल यहाँ लगाना हो तो बाकी की बातें आप सर से करिए, दूसरी क्लास को एंजॉय करिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, बाकी की बातें कल। आज के लिए बस ये सारा सेगमेंट हमारा ऑल डन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये सारी बातें हैं और मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे लाइव सेशन को आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हो, चैनल वीडियो को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Till then, have a good day to all. Thank you so much and keep learning.